एवरीवन, 2025 का प्रीलिम्स कंप्लीट हो चुका है। शिक्षक स्टूडेंट सबकी प्रतिक्रिया आ चुकी है, विश्लेषण हो चुका है और कई सारे नए तथ्य और नई बातें सामने भी आई है। और 2026-27 के विद्यार्थियों के लिए देखो, मैंने जो अप्रोच बताया, अगर आप खुद कर सकते तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट। लेकिन आप चाहते हैं कि सर मैं बस पढ़ूं, मुझे बस सेल्फ स्टडी का जिम्मेदारी रहे, क्लास नया अप्रोच के अकॉर्डिंग नया कंटेंट अप टू डेट करना, वो सब कुछ मास्टर करे, तो ऑब्वियसली आप एक सेवा चाहते हैं, आप एक सर्विस चाहते हैं, तो आपको उसका कुछ अमाउंट तो पे करना पड़ेगा। 19,999 में 12 महीने तक के फ्री एक्सटेंशन के साथ आप उन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे क्रैश कोर्स, सीसेट, जीएस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको एक जगह सजा सजाया मिल जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारी सेवाएं आपको चाहिए इस पूरी तैयारी के लिए, तो ये बेस्ट समय है जब आप शुरुआत कर सकते हैं। इसको कहीं से कहा तक ये मत सोचेगा कि मास्टर स्ट्रेटजी बता रहा है और एक तरफ कोर्स। रियल में अगर आप में से जो दूर दराज के विद्यार्थी जिन्हें सच में एक क्वालिटी एजुकेशन, वो भी सबसे लोएस्ट प्राइस में चाहिए, उन तक आप जरूर इस चीज को पहुंचाइए। अगर आप नहीं लेना चाहते, मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन भारत में कई सारे लोग ठगे जा रहे हैं। 80,000 1 लाख रुपए देने पर भी वहां पर ना तो पढ़ाई हो पा रही है, ना ही उनके रिजल्ट ओरिएंटेशन की ओर ध्यान जा रहा है। एक बेहतरीन चीज आप तक पहुंचाने के लक्ष्य है, ताकि सच में उन लोगों को लाभान्वित मिल सके जो इसके हकदार है। मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम में सब कुछ एक ही थाली में 5,999 में प्लस और आइकॉनिक लर्नर को कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना है। ये केवल और केवल नए विद्यार्थियों के लिए रहेगा। आपके सब्सक्रिप्शन में ऑलरेडी है, तो जो केवल नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने कहीं पर भी प्रीलिम्स की तैयारी की थी, वो मेंस यहीं पर करना चाहते हैं, सेपरेट अलग अलग पेपर भी करना चाहते हैं मेंस का, तो भी उनके पास अलग अलग मॉड्यूलर भी है और एक कंप्लीट भी है। जो आपको बेटर लगे आप वो यूज कर सकते हैं। ऐसे में 10,000 का होता है, ऐसे में मात्र 5,999 का होता है। अनअकैडमी की अगर हम बातचीत करें तो रिवीजन, वैल्यू एडिशन, नोट्स, लाइव आंसर इवैल्यूएशन, डाउट रिजोल्यूशन, ये सबसे बड़ा फीचर है इसका। साथ ही साथ मेंस प्रोग्राम में हम पहली बार टॉपर्स को भी लेकर आ रहे हैं, ताकि वो आपको बताएंगे कि कैसे मार्क्स उनके बेहतर आए, इस कैसे आंसर लिखने से। तो मेंटर्स, टॉपर और टॉप एजुकेटर, इन तीनों का सहयोग आपको मिलेगा, जिससे कि आपका मेंस बेस्ट हो जाएगा। 31 मई से आरंभ बैच बाइलिंगुअल स्टार्ट हो रहा है, प्रारंभ बैच कंप्लीट हिंदी मीडियम का बैच स्टार्ट हो रहा है और फाउंडेशन बैच कंप्लीट इंग्लिश मीडियम का बैच स्टार्ट हो रहा है। मैं कहूंगा कि आप इसे मिस मत करिए, बहुत बेहतरीन मौका है यदि आपका टारगेट 26 और 27 का है। ऑप्शनल में कई सारे ऑप्शनल आ रहे हैं, PSIR, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। 8 बड़े ऑप्शनल इसमें आ रहे हैं। कोशिश करिए कि ऑप्शनल अगर आप ले रहे हैं तो आप कॉम्बो वाला प्रेफर करिएगा। कॉम्बो में आपको प्लस कॉम्बो मिलता है, आइकॉनिक कॉम्बो मिलता है, और यदि आपको एक एजुकेटर ही मेंटर्स चाहिए, कि आप चाहते हैं कि मैं ही आपको मेंटर्स करूं, तो आइकॉनिक प्रो नाम का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। जो विद्यार्थी 2026 को लक्ष्य रखते हुए अब आगे की बातचीत, आगे की प्लानिंग कर रहा है, उसे इस बार क्या बदलाव करना चाहिए, कितना बदलाव करना चाहिए और इस पेपर से उसे क्या समझ में आता है, आज के कक्षा का हमारा लक्ष्य केवल यही है। तो मैं बस आपको कुछ ऐसी बातों की ओर इशारा करना चाह रहा हूं जो हमें इस बार भी ध्यान रखना है। कुछ नई बातें और कुछ वही पुरानी बातें जिसने कभी साथ नहीं छोड़ा है। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, बिल्कुल संक्षिप्त में बातचीत, पॉइंट टू पॉइंट हम क्लियर करेंगे। आप जानते हैं 2025 में हमें क्या क्या बड़े बदलाव दिखाई दिए। इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफी डोमिनेंट हो चुका है।
कथन वाले प्रश्न, कथन 1, कथन 2 या फिर 3 कथन वाले प्रश्न अब और संख्या में बढ़ रहे हैं। इतिहास, हिस्ट्री वाले प्रश्न जो कि पिछले 2-3 वर्षों से कम पूछे जा रहे थे, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री से, उन्होंने पुनः अपने वर्चस्व को स्पष्ट किया है। और जीएस के पेपर में फैक्ट की जगह पर कंसेप्ट पर ज्यादा ध्यान दिया गया है इस बार। पर क्या पेपर 2 में सीसेट में भी यही प्रवृत्ति है? सीसेट में नंबर ऑफ क्वेश्चन में कोई परिवर्तन ज्यादा विशेष नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन, मैथ, रीजनिंग, प्रश्नों के विभाजन पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन के लगभग 28-29 सवाल, मैथ्स के लगभग 30 से ज्यादा सवाल, रीजनिंग के लगभग 17-18 सवालों के आसपास की बातचीत, तो उसमें कोई बदलाव नहीं। मैथ्स के लेवल को बहुत बढ़ाया गया है, मैथ्स के लेवल को इंक्रीज किया गया है। पेपर लेंदी होता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है, जिसे लगभग 2.5 घंटे हल करने में लगेंगे, जो मुझे बदलाव दिखेगा। अगर कोई और नई बात आपको लगती है तो जरूर ऐड करिएगा नीचे कमेंट्स में। यह हमें परिवर्तन दिख गया है। प्रीलिम जीएस पेपर 1 2020 से 25 को फिर देख लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी में अब आपको अचानक बहुत बड़ी संख्या में यूट्यूब पर वीडियो मिलेंगे कि अब हमें ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए। लेकिन क्या वास्तविक रूप में ये केवल 1 साल के आधार पर तय किया जा सकता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? मैं आज भी इस बात का पूरी तरह से विरोध करता हूं। यूपीएससी अगले साल क्या पैटर्न अपनाएगी यह तब समझ में आएगा जब हम थोड़ा पिछले 4-5 वर्षों का इतिहास देखेंगे। अब क्योंकि 2021 की बात करते हैं सीधा, क्योंकि पीछे वाली कहानी छोड़ो, कल की बात पुरानी जैसी हो गई है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा विभाजन दिखा रहा हूं। आप इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर, इन दोनों को हमें एक साथ जोड़ते हुए अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चनों में थोड़ी गिरावट दिख रही है। जिस तरीके से इकोलॉजी, इन्वायरमेंट लगातार डोमिनेंट हो रहा था, वो थोड़ा डाउन होता हुआ दिख रहा है। ज्योग्राफी के क्वेश्चनों में थोड़ा सा गिरावट आपको 22 के बाद दिख रही होगी। इतिहास के प्रश्न जो कम हो रहे थे उसे बढ़ाया जा रहा है। पॉलिटी और गवर्नेंस थोड़ा सा डाउन और फिर वापस एक बैलेंस वे में। आईआर के प्रश्न जो बढ़ गए थे उसे भी कम किए गए हैं, पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्नों को काफी लेवल तक बढ़ाया जा रहा है। यहां पर जनरल साइंस के सवाल थे 21 में, मैं यहां थोड़ा सा सुधार कर दूं कि जनरल साइंस के प्रश्न जरूर थे जिन्हें करंट अफेयर के साथ, जनरल साइंस करंट अफेयर के साथ बहुत ज्यादा लिंक्ड कर दिया गया था। इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम लगातार बढ़ता हुआ वेटेज आप देखेंगे, और स्पोर्ट्स के सवालों को भी अब जगह दे रहे हैं। 22 में नहीं आए, लेकिन बाकी फिर सवाल स्पोर्ट्स के बढ़ते जा रहे हैं। सर ये क्या है? आइए जरा ध्यान से देखिएगा। पुनः हमने इसमें ग्राफ निर्माण किया है। 2021 से 25 वाले सवालों में आप अगर ध्यान से देखें तो सबसे बड़ा चेंज जो दिख रहा है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर दिख रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वेटेज लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी पर अगर आप गौर करेंगे, ये ग्रीन वाला जो इकोनॉमी को दर्शा रहा है और उसके जस्ट पड़ोस में ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जो दर्शा रहा है, इस बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वेटेज उतना ही था जितना पॉलिटी का। लेकिन क्या आपने पॉलिटी के बराबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ा था? आपने अगर देखेंगे तो जितना ज्योग्राफी आप देख पा रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे 2025 में तो 13 सवाल ज्योग्राफी के हैं और हिस्ट्री के सवाल आपको 16 मिल रहे हैं। क्या हमने हिस्ट्री को ज्योग्राफी से ज्यादा समय दिया था? क्या हमने
पॉलिटी के जितना वेटेज दिया था, क्या उससे ज्यादा वेटेज हमने इकोनॉमी को दिया था? हम देखेंगे कि हाँ, हर साल ये प्रेडिक्ट करना बिल्कुल नामुमकिन है कि अगले साल क्या होगा, लेकिन हाँ, हम कुछ चीजों को जरूर पहचान सकते हैं। लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बढ़ता महत्व, इकोनॉमी का बढ़ता महत्व, स्कीम की ओर जाना, ये इस बात को दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं उन विषयों पर यूपीएससी ज्यादा फोकस कर रही है जो नॉन ट्रेडिशनल है, गैर परंपरागत है। गैर परंपरागत का मतलब जैसे कि हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इन पर फोकस जैसा है, अगर एवरेज देखेंगे तो उतना ही है, लेकिन इधर वेटेज बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें सी सेट की 2020 से 25 का रिकॉर्ड, तो आप देखेंगे कि ज्यादा बदलाव नहीं है। आप 2024 में देखेंगे कि मैथ्स के क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन 27 थे, तो इस बार 29 थे। 2 कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चनों में बढ़ोतरी हुई है। उसी पैटर्न पर अगर हम बातचीत करें तो मैथ्स के सवाल 29 थे, तो ये 32 किए गए। रीजनिंग के सवाल 13 से 14 पर आ गए, और जो डाटा सफिशिएंसी के पिछले बार 11 प्रश्न थे वो 5 पर आ गए हैं। तो ज्यादा वेटेज डिफरेंस नहीं है, 2 प्रश्न बढ़ा दिए गए और इसके डाटा सफिशिएंसी के प्रश्नों को कम किया गया। लेकिन मैथ्स के क्वेश्चनों के बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं पेपर लेंदी होता जा रहा है, पेपर कठिन होता जा रहा है। अगर आप 2021 से रिकॉर्ड देखेंगे तो मैथ्स के क्वेश्चनों में आपको सीधी बढ़ोतरी दिखाई देगी। कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्न का तो एवरेज अभी भी 27 ही आएगा। रीजनिंग के प्रश्नों में गिरावट की ओर जा रहे हैं, और डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी में एक एवरेज निकाला जा सकता है 7 प्रश्नों का। मतलब मोटे तौर पर यदि मैं आपसे बातचीत करूं तो 2021 से 2025 के बीच में जितने भी प्रश्नों की बात हो रही है, ज्यादा अंतर नहीं आया है। आप इसमें ग्राफ भी देखेंगे तो ज्यादा कुछ बदलाव नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ, लगभग एक जैसे ग्राफ है इसमें, सिवाय इस गुलाबी वाली चीज को छोड़कर, जो डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी को दिखा रहा है, उसमें थोड़ा ज्यादा बदलाव आपको दिख सकता है। अब 2026 की तैयारी कुछ लोगों ने शुरू कर दी होगी, कुछ लोग अभी शुरू करेंगे, कुछ लोगों ने क्लास ज्वाइन कर ली होगी, कुछ लोग अब ज्वाइन करेंगे। तो याद रखिएगा कि आप कभी भी शुरुआत कर रहे हो 2026 के लिए, ये मत सोचिएगा कि अब प्रश्न केवल कंसेप्ट से आएंगे, क्योंकि यूपीएससी का जो पहला यू है ना भाई साहब, मेरे प्यारे लाल लालियों, ये यूपीएससी का पहला यू इसके यू टर्न को दर्शाता है। 26 में हो सकता है कि फैक्ट भी आ जाए, इसलिए कंसेप्ट और फैक्ट का दामन थामे रहिएगा। जरूरी नहीं है कि 2026 में करंट अफेयर के सवाल कम हो जाए, करंट अफेयर बढ़ाया जा सकता है। इसलिए स्टैटिक और करंट अफेयर हमें दोनों का साथ लेना पड़ेगा। 2026 के लिए अब हम ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों प्रकार के प्रश्नों को कवर करने पर ध्यान दे, और पहली प्रायोरिटी नॉन ट्रेडिशनल को दे, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दे, इकोनॉमी को दे। इन विषयों को पहला विषय मानते हुए पढ़े। पहला विषय का मतलब शुरुआत नहीं कह रहा हूं मैं, पर इसको पहली प्रायोरिटी के रूप में रखे। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनका दामन आज भी छोड़ना खतरनाक होगा। और 2026 में जीएस जितना साल भर पढ़ रहे हैं, लगभग 9 से 10 महीने सीसेट जरूर पढ़ें, क्योंकि ये जो बदलाव मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपकी तैयारी को न केवल कॉम्प्रिहेंसिव करेंगे, बल्कि आपकी सफलता को बेहतर कर पाएंगे। मैं कोई ऐसा प्रेडिक्टेबल व्यक्ति नहीं हूं कि ये नहीं करना चाहिए यूपीएससी ने, ये क्या कर डाला यूपीएससी ने। हम कुछ नहीं कर सकेंगे उसके सामने, हम सच में शक्तिहीन हैं। जिस तरीके की शक्ति, संवैधानिक शक्ति को लेकर वह संस्था खड़ी है, इसलिए हमें उसके परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को बदलना है, ताकि हम उसके अनुरूप एक योग्य और सफल कैंडिडेट बन सके। लड़ाइयां भी करेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल में पहला झगड़ा लड़ाई का नहीं, बल्कि इन परिवर्तनों के अनुरूप बदलने का है।
खास करके विद्यार्थी जो दिन भर करंट अफेयर पढ़ते थे, मैं उन्हें अभी भी हिदायत दूंगा कि दिन भर करंट अफेयर खतरनाक है, खतरनाक था। इसलिए आपके पास सुनहरा मौका है कि अब आप या तो वीकली करंट अफेयर या मंथली करंट अफेयर पढ़िए, और यदि आप करंट अफेयर डेली पढ़ना चाह रहे हैं तो मेरी विशेष विनती है कि वह 40-45 मिनट से ज्यादा का समय न ले, संक्षिप्तीकरण उसमें जरूरी है। जैसे सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे विषय, देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे विषय के लिए जनरल साइंस जरूर पढ़े। कई सारे विद्यार्थी ये सोच रहे होते हैं कि सर जनरल साइंस के प्रश्न तो आ ही नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे बताओ कि बगैर न्यूक्लियर केमिस्ट्री को पढ़े मैं अगर आपको भारत की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बताऊंगा तो क्या आप उसमें परिणाम निकाल पाएंगे? बगैर जेनेटिक्स को पढ़े अगर आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे तो रियल में आप नहीं समझ पाएंगे कि बात क्या चल रही है। बगैर ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर के अलावा ऑप्टिक्स को पढ़ें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़े, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन की नई टेक्नोलॉजी को आप उतना बेटर नहीं समझ पाएंगे। हमें जनरल साइंस से बेस बनाना चाहिए। ये कक्षा उन विद्यार्थियों को लेनी चाहिए जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है, जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है और जिनका साइंस प्लेन बैकग्राउंड है। प्लेन का मतलब बीएससी किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, बट जिन्होंने आईआईटी किया है, जिन्होंने मेडिकल किया है, वे इसको स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली वो टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्लेन बीएससी है, अगर आपने केवल बीएससी में जनरलाइज होकर पढ़ा है, तो सच में आपको जनरल साइंस पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करेगा आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बेटर करने के लिए। इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करंट और स्टैटिक दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपको सफल करा पाएगा। अगर आप सोच रहे कि मैं केवल थ्योरी पढ़ लूंगी, मैं केवल करंट पढ़ लूंगी, मैं आपको पुनः याद दिला दूं कि आप अगली बार पुनः तकलीफ में आएंगे। और ना ही मेरा यह दावा है कि अगली बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी इससे ज्यादा आएगा या इससे कम, मुझे नहीं पता सच में, लेकिन मैं हर प्रकार के रिस्क को खत्म करना चाहता हूं ताकि मुझे तो सिलेक्शन चाहिए। इकोनॉमी में इस बार कुछ नई चीजें मिली हैं और वो अच्छी चीजें हैं। कंसेप्चुअल प्रश्नों की भरमार है। यदि आप कंसेप्चुअली चीजों को समझते चलेंगे तो आपको आंसर बेटर तरीके से मिलेंगे। इस बार पहली बार डेटा के प्रश्न आए हैं, तो कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करिए। जैसे जो ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, साथ ही साथ कंसेप्चुअल जितनी बातें होती हैं वो हमें और भी स्ट्रॉन्ग करनी है। लेकिन लाल लालियो, यहां फैक्ट का दामन मत छोड़ना। फैक्ट कभी भी उछाले जा सकते हैं और ये भी करंट और स्टैटिक दोनों के मिश्रण से ही संभव है। अगर आपने यहां फैक्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो प्रॉब्लम आ सकती है। बैंकिंग को इस बार बहुत कम कर दिया है। बैंकिंग में बहुत सरल प्रश्न आए हैं। शेयर मार्केट या उस तरीके के सवाल जिसको लोग 3-3 महीने पढ़ाते थे, उस पर यूपीएससी ने पर्दा डाल दिया है, पर हम उसे अभी भी हल्का पुल्का नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे। हिस्ट्री, इस बार मॉडर्न हिस्ट्री पुनः जिंदा हुई है। मुझे पता है कई विद्यार्थी स्पेक्ट्रम खरीदने के माइंडसेट में होंगे। याद रखिए, हिस्ट्री का अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे, जब मैंने पिछले साल विश्लेषण किया था तब भी मैंने स्पष्ट किया था कि देखो हिस्ट्री में यू टर्न यूपीएससी लेती रहती है। अभी मॉडर्न हिस्ट्री आ रहा है, कम आ रहा है, हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा आ जाए। कोई जरूरी नहीं कि अगले साल हिस्ट्री इतना आएगा, लेकिन हम फिर से रिस्क को कम करते हुए तीनों हिस्ट्री के सेगमेंट को कवर करेंगे। तीनों हिस्ट्री के सेगमेंट को कवर कर सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। आर्ट एंड कल्चर में निश्चित ही इस बार जो बच्चे बेचारे नितिन सिंघानिया जैसी बड़ी मोटी किताब पढ़ के गए होंगे, उनके लिए थोड़ा सा धोखेबाजी हो गई। कैसे? क्योंकि वास्तविक रूप में उन विद्यार्थियों को एक तकलीफ मिली होगी कि इतनी मोटी किताब पढ़ने के बावजूद भी उन्हें आर्ट एंड कल्चर में ना तो ऐसे सवाल मिले जो बहुत चैलेंजिंग थे, ऐसे सवाल मिले जो कि कोई भी ल्यूसेंट जैसी किताब में भी मिल जाएंगे। इसलिए हम हिस्ट्री में भी अपनी रुचि को पुनः निर्मित करेंगे। फैक्ट और कंसेप्ट दोनों पर यहां पर भी हमारा साथ रहेगा।
तो सर इस पूरी चीजों के बदलाव के लिए हम क्या करें? एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक समग्रता वाला अप्रोच अपनाए। अब ये समग्रता का अप्रोच क्या होगा, आइए मैं इसको 3 चरणों में ब्रेक कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले हम उन विषयों को कवर करेंगे जिन विषयों के कारण हमें प्रीलिम्स और मेंस में सबसे ज्यादा मदद मिलती है। वो विषय मेरे आज भी वही है जो पहले भी थे, जिसमें पहली प्रायोरिटी हिस्ट्री की है, दूसरी प्रायोरिटी ज्योग्राफी की है। शुरुआत करने के लिए दोनों विषय अच्छे माने जाते हैं। तीसरी प्रायोरिटी पॉलिटी की है, चौथी प्रायोरिटी इकोनॉमी की है, इंडियन इकोनॉमी की, पांचवी प्रायोरिटी इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की है, छठवीं प्रायोरिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, जिसमें जनरल साइंस बहुत जरूरी है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। मतलब सबसे पहले अगर कोई विद्यार्थी कहे सर मैं शुरुआत कहां से करूं, हिस्ट्री ज्योग्राफी से करूं, अगर कठिन जाता हो, नहीं तो कहीं से भी कर सकते हो, इकोनॉमी और साइंस टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हो। सर मैं कौन से विषय शुरुआत में खत्म करूं, तो महोदय ये 6 विषय आप शुरुआत में खत्म करने का टारगेट रखिए। 6 महीनों में, 5 महीनों में, 7 महीनों में, जो भी आपका लक्ष्य है। फिर दूसरे पड़ाव में हम कवर करते हैं जिसको सेकंड प्रायोरिटी के रूप में हम नाम दे सकते हैं। यहां पर आ जाएंगे हम ऑप्शनल, यहां पर हम आ जाएंगे ऑप्शनल, यहां पर हम आ जाएंगे सी सेट और यहां पर हम आ जाएंगे एथिक्स। ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी के सब्जेक्ट हैं, क्योंकि इन विषयों को वास्तविक रूप में वो विद्यार्थी जल्दी कैप्चर कर लेगा जिसने थोड़ा जीएस कवर कर लिया है, तो अब चीजें उसके लिए फास्ट होगी। हाँ, सी सेट के लिए मैं एक ऑप्शन जरूर दूंगा, क्योंकि यदि आपका मैथ्स बहुत वीक है जिसके कारण आपको सी सेट में चुनौती आ रही, देखो सी सेट पास करना चैलेंजिंग जरूर है, नामुमकिन नहीं है। बड़ी संख्या में आर्ट्स बैकग्राउंड के विद्यार्थी उसे पास कर पा रहे हैं। रीजनिंग मैथ्स को सीख कर आप भी यदि सीखेंगे तो वो संभव होगा, पर आपके मन में ये ठानना होगा कि मुझे इसे करना है। तो यदि आपका सी सेट वीक है तो आप इसको पहली प्रायोरिटी में रख देना। अगर सी सेट थोड़ा सा एवरेज है तो भी पहली प्रायोरिटी में रखना। लेकिन अगर आपका सी सेट अच्छा है, आप इसको दिसंबर वाले में, नवंबर वाले बैच में कवर करना चाहते हैं, तो सेकंड प्रायोरिटी में रखना। और थर्ड प्रायोरिटी में हम आ जाते हैं फिर इंडियन सोसाइटी पर, इंडियन सोसाइटी पर, सोशल जस्टिस पर, गवर्नेंस पर, आईआर पर। आईआर को आप सेकंड प्रायोरिटी में भी रखें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। आईआर की जगह इंटरनल सिक्योरिटी कर देता हूं मैं उसे, इंटरनल सिक्योरिटी पर, डिजास्टर मैनेजमेंट पर और एसे पर। ये थर्ड प्रायोरिटी में आ जाते हैं। इसका मतलब है कि इन्हें कंप्लीट करना ही है। लेकिन सबसे लास्ट में देखो, मैं आपको कहूं कि इसमें से अगर कोई 2-3 सब्जेक्ट छूट भी जाए, प्रीलिम से पहले इनमें से ये 4 सब्जेक्ट छूट भी जाए तो घबराना नहीं। ये छोटे छोटे सब्जेक्ट है, कवर हो जाते हैं। पर क्योंकि मैं जिस तरीके से अब यूपीएससी का पैटर्न देख रहा हूं, मेरी रिक्वेस्ट है कि अब आप इसको लक्ष्य रखिए कि प्रीलिम से पहले कवर हो जाए। कितने टाइम में हमें ये लक्ष्य तीनों पैटर्न को कवर करने का रखना है, तो हम इन तीनों प्रायोरिटीज को कवर करें 28 फरवरी डेडलाइन के साथ। पहली प्रायोरिटी को कवर करने की डेडलाइन रखिए, अभी हम चल रहे हैं, मान लीजिए मई खत्म ही मान लीजिए, जून से पकड़ लीजिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने के रूप में नवंबर तक। सेकंड वाली स्टेज को हम 31 जनवरी तक पकड़ के रखें और थर्ड वाली प्रायोरिटीज के लिए हम 28 फरवरी, मात्र 1 महीने का ही समय दें तो भी बहुत कुछ चीजें हो जाएगी। जितना छूट जाए तीसरी प्रायोरिटी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने सी सेट को पहली प्रायोरिटी में रख दिया तो आप दिसंबर तक भी पहली प्रायोरिटी को कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, सफिशिएंट रहेगा।
अब हम बातचीत करते हैं ऑप्शनल। अगर आपका ऑप्शनल ज्यादा लेंदी है तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप थोड़ा सा जल्दी शुरू करना, ताकि हम जनवरी तक ऑप्शनल को कवर कर सके। ऐसा नहीं कि ऑप्शनल नवंबर में शुरू होगा और जनवरी में खत्म हो जाएगा। ऑप्शनल आप अगस्त सितंबर में शुरू कर दीजिए, अभी शुरू कर दीजिए। अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं तो ऑप्शनल अब आप स्टार्ट कर दीजिए, बहुत बढ़िया रहता है ये टाइम ऑप्शनल के लिए, क्योंकि मेंस के कई बच्चे मिल जाते हैं। अगर हम बात करें कि कॉम्प्रिहेंसिव वे का मतलब क्या है, तो पहली बात करते हैं हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पर। कभी भी कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है उसमें आपने 3 चीजों को कवर किया है। सबसे ज्यादा जरूरी है क्लास। क्लास इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो हमें कहानी बताता है, वो हमें फ्लो बताता है, वो हमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है इसमें बड़ी क्लैरिटी लेकर आ जाता है, उससे कि हमारी मेमोरी में बहुत तीव्रता के साथ फैक्ट और कंसेप्ट जमा होते हैं। दूसरा, या तो स्टैंडर्ड बुक या एनसीईआरटी कोई भी एक विकल्प अभी भी रखना है। और तीसरा, हमेशा की तरह पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट। ये चीजें आप पहले एक साथ नहीं करें, पहले क्लास कंप्लीट कर लीजिए, दूसरा विषय की जब क्लास चल रही हो तब आप उस पहले विषय की स्टैंडर्ड बुक या एनसीईआरटी पढ़े। जब आपने रिवीजन कर लिया हल्का फुल्का भी, मान लीजिए कि आपने जनवरी के समय पहला रिवीजन किया, तब आप पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट ज्यादा लगाए। बाकी अगर आप किसी टीचर ने टेस्ट लेना है, कोई टीचर आपको पर्टिकुलर विषय का टेस्ट ले रहा हो क्लास में, तो आप पीवाईक्यू जरूर लगाए। उसी पैटर्न पर मैं बात करूंगा कि अगर हम बात करें ज्योग्राफी या पॉलिटी की, तो सेम पैटर्न पर मैं तीनों चीजें आपसे कहूंगा। इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन या कॉम्प्रिहेंसिव वे में चीजों को कवर करना। कॉम्प्रिहेंशन मेथड या कॉम्प्रिहेंसिव मेथड ज्यादा सही शब्द हम इसमें कहें। अब इसमें एक और बड़ी बात आपको याद रखनी है, यहां कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है आपका बहुत मतलब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसके कारण हम इस एग्जाम को निकाल भी सकते और फेल भी हो सकते हैं, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। ये ट्रिपल सी यहां बहुत आपकी मदद करेगा। तो सर इसमें क्या करें, थोड़ी डेडलाइन और बताते चलिए। तो जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी, मान लीजिए आपने इसको शुरू किया, तो मैं आपको एक ग्राफ के रूप में या एक फ्लो चार्ट के रूप में बताता हूं। मान लीजिए 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 23 अप्रैल, क्योंकि 24 को तो 23, 1 मई और फिर 23 मई तक जाएंगे हम केवल। 1 मई, क्योंकि 24 मई को पेपर रहेगा आपका। एक महीने में हम 30 दिन पकड़ रहे हैं, 5 दिन छुट्टी पकड़ रहे हैं जिसमें आप रिवीजन और भी कुछ करिए, क्योंकि जिंदगी मोनोटोनस मत बनाइएगा। आप अगर सोच रहे हैं मैं कमरा बंद करके पढ़ूंगा पढ़ूंगी, आईएएस नहीं बनोगे, मेंटली डिस्टर्ब जरूर हो जाओगे। समाज में रहकर, सोसाइटी में रहकर परीक्षा को निकालना ही सबसे सरल तरीका है, और हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हम मानव हैं, मानवीय प्रवृत्ति में क्या चीजें आती हैं, क्या प्रॉब्लम होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम सिंपल सी बात करें तो 25 दिन हमारे पास हैं। अगर हम 8 घंटे का शेड्यूल पकड़े तो 200 घंटे हमारे पास है।
इस 200 घंटे में जनरली 4 घंटे की क्लास आप लेंगे तो 100 घंटे की क्लास दिमाग में रखिए और 100 घंटे की सेल्फ स्टडी आप रखिए। इस सेल्फ स्टडी में आप क्या करेंगे, आप उस सेल्फ स्टडी में करंट अफेयर, रिवीजन या फिर आप किसी पर्टिकुलर और विषय की अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं तो उसे भी आप कवर कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो कि हिस्ट्री कंप्लीट हो गया था, आपने अब ज्योग्राफी की क्लास ली है तो अब आप हिस्ट्री की स्टैंडर्ड बुक शुरू कर सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। तो एक तरीके से आपके पास 200 घंटे हैं। मैं आपको केवल इतना प्रॉमिस करता हूं, अगर आप 200 घंटे का एक डायरी मेंटेन करते चलिए, 200 घंटे महीने का, कि सर 200 घंटे मैं गारंटेड पढ़ रहा हूं, मैं आपको लिखित में दे सकता हूं कि इस परीक्षा के प्रीलिम्स तक आप खुद कहेंगे कि सर पेपर कैसा भी आए, किसी भी लेवल का आए, मुझे वो तकलीफ नहीं देगा। तो अगर हम बातचीत करें तो 1 जून से लेकर तो मैं इसे 1 दिसंबर तक फेज 1 में डिवाइड कर दे रहा हूं कि भाई आप इसको फेज 1 में कवर कर दीजिए। तो हम कहेंगे 2, 3, 4, 5, 6 कुल 1200 घंटे की पढ़ाई यहां आप कवर करेंगे। लेकिन जैसे ही दिसंबर से लेकर हम बात करते हैं 1 मार्च तक में, तो ये 2 महीने 10-10 घंटे की पढ़ाई के रूप में डिवाइड करूंगा और लगभग 250 घंटे का रिकॉर्ड आपका यहां होना चाहिए। मतलब 2 महीने की 500 घंटे की पढ़ाई यहां होनी चाहिए। और आखिरी के इस महीने में आप अपना मैक्सिमम दे सकते हैं। अगर आप चाहे तो 250 घंटों से ज्यादा की पढ़ाई टारगेट रखिएगा। अब यहां थोड़ा रिलैक्सेशन मोड में हम आएंगे। रिलैक्सेशन का मतलब पढ़ाई का रिलैक्सेशन नहीं, अब हम रिवीजन कर रहे हैं, अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब हम मैराथन देख रहे हैं, इसलिए आपको उतना ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा। 1 मई तक हम पुनः 600 घंटे इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि यहां पर हम उतना ज्यादा बर्डन नहीं महसूस करते, तो 13 घंटे 12 घंटे हो जाता है, रियल में हो जाता है। तो 600 घंटे आपको पढ़ना है जिसमें रिवीजन रहेगा, प्रैक्टिस रहेगी, टेस्ट रहेंगे, मैराथन रहेंगे, क्रैश कोर्स रहेंगे, ये चीजें रहती हैं। आखिरी के 20-22 दिन थोड़ा पढ़ाई कम होती है रियल में, लेकिन फिर भी अगर आपने 200 घंटे निकाल दिए तो मेरे हिसाब से बहुत पर्याप्त हैं, जिसमें अंतिम रिवीजन की बातचीत हम करते हैं या फिर हम जिसमें बात करते हैं बजट आ जाता है, सर्वे आ जाते हैं, 365 वाली कक्षाएं आ जाती हैं, आप इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। अगर आपने प्रीलिम्स निकाल दिया है तो फिर हम वहां पर लगभग 28 मई से, क्योंकि 24 को होगा, 2-3 दिन तो इसी में बर्बाद हो जाते हैं, 28 मई से 20 अगस्त तक आपके पास जून, जुलाई और अगस्त, मतलब मोटा मोटा अगर हम बातचीत करें तो 80 दिनों का टाइम होता है। 15 घंटे क्यों सर? क्योंकि अब मेंस लिख रहे हो तो 15 घंटे हम मान के चलते हैं। इन 1200 घंटों में आपका ऑप्शनल रिवाइज होगा, ऑप्शनल कंप्लीट नहीं होगा, रिवाइज होगा। ऑप्शनल कंप्लीट हो चुका है, आपकी आंसर राइटिंग की क्लासेस हो चुकी होगी, मॉक टेस्ट इसके अंतर्गत आएंगे। इसमें 1200 घंटे मैंने सब काउंट कर लिया, क्लास भी, मॉक टेस्ट भी, सेल्फ स्टडी भी, सब। साथ ही साथ जीएस का कंप्लीट रिवीजन भी जो मेंस वाला सेगमेंट है, और रिमेनिंग सब्जेक्ट जितने भी अधूरे होंगे वो हम इस दौरान कवर करेंगे। इसी के बाद आपको सच में एक रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगस्त के महीने में पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। 1 सितंबर से लेकर 2 सितंबर तक जिंदगी का आनंद लेना, 1 सितंबर 2026 से लेकर तो नवंबर 2026 तक बिल्कुल जिंदगी एंजॉय करना, कोई पढ़ाई मत करना, घूमने चले जाना, कमाई करनी है कमाई कर लेना, जो भी तुम्हें ब्रेक लेना है वो केवल इसी टाइम पर ब्रेक लिया जाता है ताकि इंटरव्यू से पहले आप दुनिया वालों से मिल जाए, दुनिया की खबर आपको हो जाए। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सबसे पहले मोबाइल का वॉच टाइम देखना होगा कि आप कितना कम कर सकते हैं। जो फर्जी वीडियो देख रहे हैं आप लोग, नंबर 1 मीडिया के वीडियो देख रहे हैं, 10-10 मिनट के करंट अफेयर के बकवास वीडियो देख रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि मैं इंस्टा देख रहा हूं, मधुकर कोटवे के शॉर्ट्स वीडियो देख रहे हैं कि मास्टर कहां हवाबाजी कर रहा है, सब बंद कर दीजिए। हाँ, प्रॉपर क्लास देख सकते हैं, प्रॉपर कंसेप्ट देख सकते
सकते हैं, थ्योरी देख सकते हैं, तो मोबाइल का वॉच टाइम कंप्लीट करिए। अपने सोने और खाना पीना इन दोनों को मिलाकर आप 8 से 9 घंटे में क्लोज करेंगे। मैं तो इसमें कह दूंगा कि नहाना और अन्य कार्यों को भी अपने आप में समेट लोगे। मतलब आपके पास 15 से 16 घंटे रहेंगे। इस 15 से 16 घंटे में आप ब्रेक भी लेंगे और स्टडी भी करेंगे। मैं थोड़ा सा टाइम टेबल बता देता हूं। जैसे अगर आप मॉर्निंग में, जैसे सुबह के अगर व्यक्ति, जैसे मैं सुबह जल्दी उठना पसंद करता हूं, मैं किसी भी हालत में 5:30 बजे उठ जाता हूं। अगर ज्यादा हुआ तो 6 बजे, इससे ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6:30 बजे तो मेरी क्लास होती है। तो मान लीजिए आप 6 बजे उठते हैं, तो 6 से 8:30 बजे तक सीधा पढ़ाई में बैठिए। अगर आपको चाय वाय की आदत है तो 6:30 लिख देता हूं मैं। सबसे पहले ये 2 घंटे की क्लास ले लीजिए या 2 घंटे पढ़िए। फिर आधे घंटे का बकायदा ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेने की आदत डालिए प्लीज। ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारा दिमाग फ्रेश रहे, मेंटली स्टेबल रहे, मेमोरी स्टोर हो सके, हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें याद रह सके। तो ब्रेक लेने की आदत डालिए। 9:30 बजे से या 9 बजे से लेकर तो लगभग 11:30 बजे तक आप अपनी सेकंड सीटिंग करिए, जिसमें क्लास जो भी आपको करना है, ये पहला टाइम टेबल होता है। 4.5 घंटे की ये पहली पढ़ाई हो जाती है। अब आप 11:30 से लेकर तो पूरे मैं कहूंगा कि 1 बजे तक का ब्रेक लीजिए। क्या करना है सर इसमें? तुम्हारा जो भी लंच टाइम है, खाना खाना है, हल्का सा खाना, नहाना है, जो भी तुम्हें काम करने हैं, कपड़े धोने हैं, एक्स्ट्रा कुछ काम है, तो आप इसमें करिए। जो लाल लालिया गृहणियां हैं वो इस टाइम पीरियड को इधर शिफ्ट कर देंगे और हमारा जो 11:30 बजे का ब्रेक हो रहा था, उनका ब्रेक 1 बजे रहेगा। तो याद रखिएगा कि आपको कैसे टाइम को मैनेज करना है। 1 से 2 में आप चाहे तो थोड़ा सा नींद ले सकते हैं, आप चाहे तो 1 से 2 में अपने जो भी नोट्स बना रहे हैं उसमें कोई कमी रह गई है तो उसको देख सकते हैं। 2 से लेकर तो 2:30 बजे तक का पुनः एक ब्रेक लीजिए, जिसमें हल्का फुल्का चाय, थोड़ा सा म्यूजिक सुन लीजिए। अब बैठिए 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक ऑप्शनल या कोई भी सब्जेक्ट लेकर, 5 बजे से लेकर तो 5:30 बजे तक का पूरा एक आधे घंटे का ब्रेक लीजिए। 5:30 बजे से लेकर तो 7:30 बजे तक, या मैं कहूंगा कि 8 बजे तक भी आप चाहे तो क्लास या कोई भी अपना स्टडी कर सकते हैं। जो लाल लालिया या जो भी लाली घर के कामकाज कर रहे हैं, तो अगर उनको 2-1 घंटे इधर देने पड़ते तो आप अपने इस ब्रेक को थोड़ा सा मैनेज करिएगा। फिर क्योंकि वो ब्रेक समझ लीजिएगा घर के कामकाज आपके जो भी हो रहे, 8 से 9 में पूरा ब्रेक ले लीजिए और 9 से लेकर 11 तक में एक आखिरी सीटिंग करिए, जिसमें नेक्स्ट डे की प्लानिंग और आज का जितना पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन होगा। 11 बजे आप अपने आप को समेट लीजिए और अपनी आगे की जिंदगी, जो कि पृथ्वी लोक पलायन की होती है, जिसमें आप अपने मस्तिष्क को शांत कर सकते हैं, तो पहला शेड्यूल होगा 11:30 बजे तक का, दूसरा होगा 11:30 से लेकर 5 बजे तक का, तीसरा होगा 5 से लेकर 11 बजे तक का। जरूरी नहीं कि ये सारे स्लॉट भरने ही चाहिए, वैसे तो 1, 2, 3, 4 स्लॉट है, बहुत ज्यादा है। एक स्लॉट लास्ट का भी रिवीजन वाला भी है, 5 स्लॉट है। इसमें अगर एक आध स्लॉट छूट भी जाता है, घर के काम करने में चला जाता है, बाजार से सामान लेने में चला जाता है, घबराना नहीं, क्योंकि वो भी सीखना है। सब्जी वाले से आप सब्जियां खरीदते समय कैसे मोल भाव कर रहे हैं, आपका बिहेवियर उनके साथ कैसा है, ये भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज होती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितना हो सके अपने आप को सोशल भी बनाए रखना, डिजिटल सोशल नहीं, वास्तविक सोशल बनाए रखना। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव वे में चीजें कंप्लीट करनी होगी। यहां मैं बता दूं कि
क्लास सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, जिसमें टीचर, एजुकेटर, जो भी आपको बता रहा है एडुकेटर, उसको जरूर कंप्लीट करिए। सेकंड प्रायोरिटी एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक की है। हर विषय में क्लास कंपलसरी है, बट हर विषय में एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक जरूरी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट विषय जैसे इकोनॉमी के बारे में कहता हूं मैं, जियोग्राफी के बारे में कहता हूं, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बार बार चर्चा करता हूं, पॉलिटी के बारे में बात करता हूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितना हो सके करंट अफेयर पर ज्यादा काम करें। तो ये चीजें हमें इसमें कवर करनी चाहिए, लेकिन पीवाईक्यू हमें सभी के लगाने चाहिए जिन जिन विषयों को प्रीलिम्स में पूछा जाता है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब कुछ सवाल होंगे, सर मैं आंसर राइटिंग कब करूंगा, करूंगी? तो याद रखिए, आंसर राइटिंग के लिए आपको कोई अलग से टाइम नहीं। डेली अगर आप 2 आंसर भी लिखेंगे तो कहीं पर भी आप आधा घंटा मैनेज कर सकते हैं। अगर आप मेंस लिखने वाले हैं तो फिर मेरे हिसाब से तो आप 15 घंटे वाला टाइम टेबल फॉलो करेंगे, जो मेंस वाले बच्चों के लिए रहेगा। हम ये 26 और 27 के बच्चों की बात कर रहे हैं। तो आंसर राइटिंग कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं लेगा, आप कहीं पर भी आधा घंटा सेट करेंगे। लेकिन हाँ, शुरुआत से आंसर राइटिंग मत करना। लगभग 2-2.5 महीने की तैयारी के बाद रिवीजन एटलीस्ट कुछ हो जाए, तब आंसर राइटिंग जरूर कवर करिएगा। अब जो नया अप्रोच है, इस नए अप्रोच में हमें क्या याद रखना है? नए अप्रोच में हमें अपने नोट्स बहुत अच्छे बनाने हैं। नोट्स के बगैर रिवीजन अच्छा नहीं हो पाता है। इस नए अप्रोच में कंसेप्ट और फैक्ट दोनों को बिल्कुल कॉपी के अंदर दिखना चाहिए। और तीसरा, जितना हो सके प्रैक्टिस या टेस्ट जरूर लगाते चलिए, जिससे कि ऑब्जेक्टिव सवालों में आपकी मजबूती, आपकी जो पकड़ है वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो जाए। लेकिन यहां मैं एक चीज बताऊंगा कि अब कुछ नए टूल सीख लीजिए आप लोग, जैसे चैट जीपीटी। आप इसका जरूर यूज करिए। इसे क्वेश्चन दीजिए, कहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, उससे सीखिए और उसके अकॉर्डिंग अपना खुद का आंसर बनाने की कोशिश करिए। कोई ऑब्जेक्टिव सवाल अगर आपको मिल रहा है जो आपसे हल नहीं हुआ, वो ऑब्जेक्टिव सवाल जो पूछा गया है वो सवाल उसको माइक ऑन करके पूछ लीजिए और बताइए कि ऑथेंटिक सोर्स क्या है। इसका एक ही ड्रॉबैक है कि जितनी बार पूछोगे उतने अलग अलग जवाब देगा, लेकिन हम इससे फायदा क्या उठा लेंगे? ऑथेंटिक सोर्स। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी भी सवाल इस साल कम आए हैं, लेकिन फिर सवाल आ सकते हैं एनिमल बिहेवियर पर। एनिमल बिहेवियर के बारे में सवाल आते हैं, तो चैट जीपीटी को आप बताइए कि 50 मुझे ऐसे जानवर या ऐसे जीव जंतु बताइए जिनका बिहेवियर बहुत यूनिक होता है, तो वो आपको निकाल के देगा। आपको गूगल सर्च करना और इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। या आप उसको चैट जीपीटी को बताइए कि हमारे देश में, भारत में विशिष्ट रूप से मिलने वाले ऐसे कौन सी प्रजातियां जीव जंतुओं की हैं जो कि अपने आप में यूनिक है, पूरी दुनिया में ऐसी प्रजाति कहीं पर भी नहीं होती। फिर वो एशियन लॉयन के बारे में बात करे, एक सींग वाले गेंडे की बात करे, जंगली गधे की बात करे, वो आपको एक जगह दे देगा। उसे ये जरूर बताइए कि वह जितना हो सके सजेशन भी मतलब देता रहे कि किस जगह से वो डेटा ले रहा है। वहां से वो क्लिक करके आप ओरिजिनल वेबसाइट भी देख सकते हैं। आप उसको बताइए कि आईपीसीसी की अभी तक की जितनी रिपोर्ट आई है उन सभी रिपोर्टों को संक्षिप्त करके मुझे बताएं, तो आपको आईपीसीसी संस्था की सारी रिपोर्टें मिल जाएगी जो जलवायु परिवर्तन को दर्शाती है। उसे बताइए कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चाएं हुई है और उस बिंदुओं पर भारत का क्या रुख है, ये मुझे बताओ। वो तुम्हें बताएगा। यहां कोई फैक्ट की बात नहीं है, लेकिन इससे तुम्हारी जो डाइवर्सिटी है वो बाकी लोगों से बेहतर होगी। मुझे पता है कि पैसे मांगता है, ज्यादा सर्च नहीं करने देता, तो एक मेल पर दिन में लगभग 7-8 सर्च करने देता है। इतना हमारे लिए फ्री में बहुत सफिशिएंट है। इसकी जगह एक और आता है ग्रोक नाम का। अगर आप ग्रोक देखेंगे तो उसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं होती है। ये भाई साहब इलॉन मस्क का है तो इनमें कोई शर्त नहीं होती। ये बहुत सारी चीजें बता देगा आपको, साथ ही साथ ये मदद करेगा कई सारी चीजों को समझने के लिए, जैसे तापांतर या ताप में जो ठंड के दिनों में या गर्मी के दिनों में ताप और रेखाओं में जो परिवर्तन आता है, उसका परिवर्तन का कारण क्या है,
ये ऐसी चीजें जो आपको गूगल करने पर लगता है कि बहुत कठिन जाता है ढूंढना, वो चैट जीपीटी से पूछ लीजिए। सरकार की कोई नीति आई है, बजट आया है, बजट के हमें 10 महत्वपूर्ण बिंदु बताओ, चैट जीपीटी वो सब बताएगा आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप नए टूल यूज करिए, आपकी जिंदगी को वो सरल करेगा, जिसका फायदा ये होगा कि आप अपने आप को बेहतर तरीके से कंफर्ट जोन में ला पाएंगे। तो नए टूल्स में चैट जीपीटी हुआ, ग्रोक हुआ, डीप सीक मेरे हिसाब से उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, मैंने इसको यूज कर लिया है, बट इसके रिजल्ट फिर भी ठीक है गलतियां इसमें भी, लेकिन ठीक ठाक है। जैसे आप इससे पूछ सकते हैं कि भारत में सब प्रति टन CO2 एमिशन कितना होता है, आप उसको डाटा जहां गूगल में आपको दिक्कत जा रही है, आप इसकी मदद लीजिए, ग्रोक की मदद लीजिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प इसमें मिलेगी। जैसे ज्योग्राफी का कोई कंसेप्ट है जिसमें आपको लग रहा है कि यहाँ डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसे बताइए कि ये संरचना कैसे होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो मरुस्थलीय जलवायु होती है वहां पर किस प्रकार की भू आकृतियां निर्मित होती है, जो आर्द्र जलवायु होती है वहां किस प्रकार की भू आकृतियां निर्मित होती है, आप उसको बताइए, वो आपको चित्र दिखाएगा। फिर आप थोड़ा गूगल और करिए चित्रों को, तो दोनों मैच करेंगे, आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी, चीजें आपके लिए आसान रहेगी। पॉलिटी में अगर आपको लगता है कि किसी फलाना विषय पर कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट में मामले हुए हैं, चैट जीपीटी आपको जल्दी बता देगा कि हमें बताइए मूलभूत अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट में पिछले 10 वर्षों में कौन कौन से मामलों पर बातचीत हुई है। क्या राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं, लोकपाल के पास शक्तियां होती है, वो हमारे किताबों में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको जानना हो कि भारत का लोकपाल ब्रिटेन के लोकपाल से कैसे अलग है, तो वहां चैट जीपीटी की जरूर मदद लीजिए। और जैसे कि आप जानते हैं, एक बड़ी चीज जो मैं बताना चाह रहा था नए टूल्स के साथ, वो ये है कि ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। आप एनसीईआरटी का दामन मत छोड़िए, ये कंसेप्ट आपको मनाएंगे। आप क्लास की आदत डाले रखिए, क्योंकि इससे चीजें आपके पास बेहतर रहेगी। क्योंकि याद रखिए, आज भी एनसीईआरटी का बहुत औचित्य रहा, इस बार भी एनसीईआरटी ने हमारी बहुत मदद की है। वो सवाल कंसेप्चुअल कोई भी रहे, हमारा वहां पर एक अलग ही योगदान बार बार हमें मिलता रहेगा। तो जितना हो सके चीजें उतनी रहनी चाहिए। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब मैंने पहली बार यूपीएससी का पेपर देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि जॉली एलएलबी 2 में जो शॉट नहीं आया था कि वकील साहब जज को कह रहे कि देखिए जनाब आप गलत कर रहे हैं, मुझे माफ करिए, यूपीएससी का बिल्कुल सेम अंदाज वही था जज साहब के अकॉर्डिंग कि आप जज को मत बताइए कि हमें क्या करना है, और दूसरा कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं और जो नहीं कहता हूं वो करता हूं। इस पेपर में जो पहला कंक्लूजन जब मैंने देखा 2025 का, तो वो वही निकला था। मतलब मैं दूसरा कंक्लूजन अगर कहूं कि इकोनॉमी जब हमने देखा तो बहुत पढ़ा है, डिटेल में बहुत पढ़ाया है, लेकिन कुछ ऐसे मैथमेटिकल सवाल आए कि पुनः जॉली एलएलबी का एक जो सीन था जिसमें वो आतंकवादी के नाम पर जो व्यक्ति पुजारी बना था, तो वो जानना चाहता था कि उसका नाम क्या है, और वो कहता है कि इसके आगे भी कुछ होता है। सेम बिल्कुल ऐसी फीलिंग आई कि इकोनॉमी को देखने के बाद बच्चे कहेंगे कि क्या इसके आगे भी कुछ होता है। और हमारे साइंस टेक्नोलॉजी का हाल कैसा है? साइंस टेक्नोलॉजी का हाल है बिल्कुल कि मैं दिमाग में नहीं आता हूँ, दिल में आता हूँ। मतलब मैं समझ में नहीं आता हूँ, मैं पेपर में जरूर आता हूँ। जिस तरीके से पेपर को मॉडिफाइड किया जा रहा है, जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, हमें ध्यान देना होगा कि कहीं ना कहीं हमारे लिए वो बदलाव हमें भी अपने साथ बदलने की बातचीत करेगा। और इतिहास के प्रश्नों पर तो मुझे एक ही मीम याद आया कि अभी हम जिंदा हैं, कि तुम अभी भूल मत जाना, मैं अभी जिंदा हूं, मैं बार बार आते रहूंगा। और इन पूरे घटनाक्रम के बाद जो 25 का पेपर आया, उसके बाद जो एक वेब सीरीज आई थी मिर्जापुर, या मुझे लगता है मिर्जापुर या
गैंग ऑफ वासेपुर, उसमें कई सारे लोग गाड़ी पर बैठकर निकलते हैं। ऐसे ही सारे जो शिक्षक हैं, इंस्टीट्यूट है, वो भी गाड़ी पर बैठकर निकल रहे हैं कि बस 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 अब तो हमें जितना हो सके चीजों को वैसे ही करना है जैसे 25 के अकॉर्डिंग पेपर आया है। गलत तरीका है। 25 के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे तो 26 में फेल होना तय है। लेकिन अगर आप 25 के बदलावों के साथ अपने स्टैटिक पोर्शन को कवर करते हुए तैयारी करोगे तो रियलिटी में सिलेक्शन की ओर जाओगे। ये यूपीएससी पिछले 3-4 वर्षों से लगातार ये इशारा करती जा रही है कि मैं अगले साल बताऊंगा कि मैं कौन हूं, पर इस साल आपको बस इतना पता चल जाना चाहिए कि मैं कैसा व्यवहार करता हूं। सो प्लीज, अगर आप सच में प्रिपरेशन कर रहे, डेडिकेटेड हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो केवल एक पेपर के आधार पर चीजों को मत बदलिएगा। बाकी हमारा एग्जाम रस ये अब नया चैनल है जिस पर हम मेंस की तैयारी कंप्लीट कराने वाले हैं और 2026-27 के विद्यार्थियों के लिए देखो, मैंने जो अप्रोच बताया अगर आप खुद कर सकते तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट। लेकिन आप चाहते हैं कि सर मैं बस पढ़ूं, मुझे बस सेल्फ स्टडी का जिम्मेदारी रहे, क्लास नया अप्रोच के अकॉर्डिंग नया कंटेंट अप टू डेट करना, वो सब कुछ मास्टर करे, तो ऑब्वियसली आप एक सेवा चाहते हैं, आप एक सर्विस चाहते हैं, तो आपको उसका कुछ अमाउंट तो पे करना पड़ेगा। 19,999 में 12 महीने तक के फ्री एक्सटेंशन के साथ आप उन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जैसे क्रैश कोर्स, सी सेट, जीएस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको एक जगह सजा सजाया मिल जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारी सेवाएं आपको चाहिए इस पूरी तैयारी के लिए, तो ये बेस्ट समय है जब आप शुरुआत कर सकते हैं। इसको कहीं से कहा तक ये मत सोचेगा कि मास्टर स्ट्रेटजी बता रहा है और एक तरफ कोर्स। रियल में अगर आप में से जो दूर दराज के विद्यार्थी जिन्हें सच में एक क्वालिटी एजुकेशन वो भी सबसे लोएस्ट प्राइस में चाहिए, उन तक आप जरूर इस चीज को पहुंचाइए। अगर आप नहीं लेना चाहते मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन भारत में कई सारे लोग ठगे जा रहे हैं। 80,000 1 लाख रुपए देने पर भी वहां पर ना तो पढ़ाई हो पा रही है, ना ही उनके रिजल्ट ओरिएंटेशन की ओर ध्यान जा रहा है। एक बेहतरीन चीज आप तक पहुंचाने के लक्ष्य है ताकि सच में उन लोगों को लाभान्वित मिल सके जो इसके हकदार है। मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम में सब कुछ एक ही थाली में 5,999 में प्लस और आइकॉनिक लर्नर को कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना है। ये केवल और केवल नए विद्यार्थियों के लिए रहेगा। आपके सब्सक्रिप्शन में ऑलरेडी है, तो जो केवल नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने कहीं पर भी प्रीलिम्स की तैयारी की थी वो मेंस यहीं पर करना चाहते हैं, सेपरेट अलग अलग पेपर भी करना चाहते हैं मेंस का, तो भी उनके पास अलग अलग मॉड्यूलर भी है और एक कंप्लीट भी है। जो आपको बेटर लगे आप वो यूज कर सकते हैं। ऐसे में 10,000 का होता है, ऐसे में मात्र 5,999 का होता है। अनअकैडमी की अगर हम बातचीत करें तो रिवीजन, वैल्यू एडिशन, नोट्स, लाइव आंसर इवैल्यूएशन, डाउट रिजोल्यूशन, ये सबसे बड़ा फीचर है इसका। साथ ही साथ मेंस प्रोग्राम में हम पहली बार टॉपर्स को भी लेकर आ रहे हैं ताकि वो आपको बताएंगे कि कैसे मार्क्स उनके बेहतर आए, इस कैसे आंसर लिखने से। तो मेंटर्स, टॉपर और टॉप एजुकेटर, इन तीनों का सहयोग आपको मिलेगा जिससे कि आपका मेंस बेस्ट हो जाएगा। 31 मई से आरंभ बैच बाइलिंगुअल स्टार्ट हो रहा है, प्रारंभ बैच कंप्लीट हिंदी मीडियम का बैच स्टार्ट हो रहा है और फाउंडेशन बैच कंप्लीट इंग्लिश मीडियम का बैच स्टार्ट हो रहा है। मैं कहूंगा कि आप इसे मिस मत करिए, बहुत बेहतरीन मौका है यदि आपका टारगेट 26 और 27 का है। ऑप्शनल में कई सारे ऑप्शनल आ रहे हैं, PSIR, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी और हिस्ट्री। 8 बड़े ऑप्शनल इसमें आ रहे हैं। कोशिश करिए कि ऑप्शनल अगर आप ले रहे हैं तो आप कॉम्बो वाला प्रेफर करिएगा। कॉम्बो में आपको प्लस कॉम्बो मिलता है, आइकॉनिक कॉम्बो मिलता है, और यदि आपको एक एजुकेटर ही मेंटर्स चाहिए कि आप चाहते हैं कि मैं ही आपको मेंटर्स करूं, तो आइकॉनिक प्रो नाम का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। कई सारे विद्यार्थियों ने कमेंट्स किए कि सर हमारा आपका सी सेट का नया बैच कब आ रहा है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि सी सेट का हम जो नया बैच लेकर आ रहे हैं, सी सेट का बैच लॉन्च हो जाएगा लगभग
15 से 20 जून के बीच में, और इसकी पहली क्लास हम 25 जून को शुरू कर देंगे। एक नई चीज हम इस बार सीसेट में शुरू करने वाले हैं कि सीसेट के पीवाईक्यू के साथ साथ अब कैट के पीवाईक्यू भी हल करेंगे, ताकि हमारे दिमाग में क्लैरिटी रहे कि हमें कहां तक का मैथ्स पढ़ना है। दूसरा, हम इस बार एक नए चीज की भी बातचीत कर रहे हैं कि हम कहीं पर भी इस बार ऑफलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं, कहीं पर भी ऑफलाइन क्लास नहीं, पर ऑफलाइन की पढ़ाई का अपना अलग मजा है। तो क्या ये ऑनलाइन में संभव है? तो एक नया जल्द ही मैं घोषणा करूंगा, एक प्लेटिनम सीसेट लेकर आ रहा हूं मैं, जिसका मकसद होगा कि घर बैठे भी ऑफलाइन फीलिंग आएगी। कैसे? मैं भी आपको देख पाऊंगा और आप भी मुझे देख पाएंगे, मैं भी आपसे बात कर पाऊंगा, आप भी मुझसे बात कर पाएंगे। ऐसा लगेगा कि हम ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं। ये नया प्लेटिनम बैच जल्द ही लॉन्च होगा, मैं इसकी सूचना आपको दे दूंगा। तो सीसेट के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे थोड़ा सा कमेंट्स और अपना अगर कोई मेल आईडी नंबर दे सकते तो टीम आपसे संपर्क कर लेगी कि प्लेटिनम बैच के लिए आप आना चाहते हैं क्या। क्योंकि प्लेटिनम बैच ये ऐसा पहला प्रोडक्ट होगा जिसमें आपको फील होगा कि घर बैठकर भी कंप्लीट तैयारी बिल्कुल ऑफलाइन जैसी होगी। क्योंकि ऑफलाइन का सबसे बड़ा बैरियर होता है कि मास्टर आपको देख नहीं पा रहा है, आप लेटे हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं। वहां पर कंप्लीटली मैं जैसे आपको दिख रहा हूं, आप भी मुझे दिखेंगे, और वो हम लेकर आ रहे हैं आने वाले इस जून के महीने में। तो मिस मत करिएगा। यदि आप सच में सीसेट के लिए इस बार तैयार हैं अपने फाइनल रिजल्ट के लिए, तो सबसे पहले आप तैयार हो जाइए सीसेट के लिए। अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्ट होना है तो आपको सीसेट क्वालिफाई करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट हो तो आपको सीसेट अंतिम रूप से पूरी तरह से बेहतर कर लेना है। क्योंकि अब प्रीलिम्स में लड़ाई जीएस से ज्यादा भारी सीसेट के साथ है। सीसेट आखिरी युद्ध नहीं, लेकिन पहला युद्ध जरूर बनता चला जा रहा है। इसलिए अगर आप सच में एक सिंसियर विद्यार्थी है तो मिस मत करिएगा। बाकी नीचे कमेंट जरूर बताते चलिएगा। हमारा जो नया बैच आ रहा है जिसमें हम बात करेंगे पूरी तरह से बाइलिंगुअल और हिंदी और इंग्लिश मीडियम की, उसकी जानकारी के लिए कौन टीचर उसमें पढ़ाएंगे उसके लिंक हमने नीचे दे दिए हैं। आप वहां से देख सकते हैं कि 31 मई के बैच में कौन से एजुकेटर क्या पढ़ाने वाले हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक।